यूपी की राजनीति में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हम आपको ले चल रहे हैं दिल्ली के दीनदयाल सिंह कॉलेज के प्रोफेसर राजकुमार जी से मिलाने, जो कि मेरठ से ग्रेजुएशन करने के बाद जेएनयू से एमए एमफिल किया और जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी किया। इसी बीच इनका जुड़ाव बहुजन विचारधारा से हुआ। तो आइए जानते हैं राजकुमार जी से कि दिल्ली की राजनीति में क्या होने वाला। उत्तर प्रदेश ब्राह्मणवादी विचारों की या ब्राह्मणवादी राजनीति की प्रयोगशाला के रूप में काम करती रही है, लेकिन हम जानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ज़बरदस्त समर्थन मिला और वहां पर उन्होंने 80 में से 73 सीटें जीत के भारत की राष्ट्रीय राजनीति को अपने कब्जे में कर लिया। ये बहुत हद तक इस वजह से सफल हो पाया था कि 2014 में विपक्षी पार्टियां बिखरी हुई थी, उनके पास उनका किसी तरह का आपसी गठबंधन नहीं था, आपसी समझदारी नहीं थी, लेकिन अब वो लोग इकट्ठे होने का प्रयास कर रहे हैं और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स, ओबीसी कम्युनिटीज़ का जो ओवरऑल असंतोष है, उनके अंदर जो एक जन आक्रोश है, उस आक्रोश की अभिव्यक्ति आपको उत्तर प्रदेश में नज़र आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट होने की वजह से जो दल या जो समूह उत्तर प्रदेश में सफल होता है, उसकी बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है कि वो देश में शासन कर सकता है, वो अपने देश के भारत में शासन कर सकता है। इसीलिए यहाँ जो गठबंधन आज बन रहा है, उस गठबंधन का कहीं ना कहीं दूरगामी राष्ट्रीय प्रभाव होने की संभावना है। अभी कांशीराम साहब उत्तर प्रदेश को ब्राह्मणवाद की प्रयोगशाला कहा करते थे। वो कहते थे कि उत्तर प्रदेश वास्तव में ब्राह्मणवाद की गर्दन है, अगर गर्दन को दबोच लिया जाए तो उसके हाथ पैर अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर हो भी चुका है। अगर आप देखें कि 1993 में उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की एक सरकार पहले बन चुकी थी, लेकिन ये 1993 का जो फेज़ था, ये वो फेज़ था जब उत्तर प्रदेश के अंदर बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। वास्तव में उस समय पे धर्मांधता चरम पे थी, लेकिन उस समय पर भी 1992 में मस्जिद को गिराए जाने के बावजूद भी बीजेपी, जो कि पूर्ण बहुमत में थी, जब 1993 के अंदर दिसंबर में चुनाव हुए तो वहाँ पे बीजेपी को हार का मुँह देखना पड़ा और सपा बसपा अपने सरकार बनाने में कामयाब रही। उसके बाद से किन्हीं कारणों से वो सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, लेकिन अब दोबारा से दोनों पार्टियां सामने आई हैं। दोनों पार्टियों ने अपने आप को पुरानी गलतियों से सबक सीखते हुए अब एक महागठबंधन बनाने का प्रयास किया है। और ये लगता है कि जिस प्रकार से इनका सोशल बेस है, जिस प्रकार से कम्युनिटीज़ का इनके साथ समर्थन है, वो मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। सरकार को ना सिर्फ ये लोग बदलने का मादा रखते हैं, बल्कि सरकार को बनाने की भी संभावना यहाँ से प्रशस्त हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश से बीजेपी जैसी पार्टी के 72 या 73 सांसद हैं और वो यहाँ पे 10-15 सांसदों में सिमट जाती है, तो फिर ये जो बाकी के 60-65 सांसद हैं वो ही डिसाइड करेंगे किसकी सरकार बनने वाली है। आज उत्तर प्रदेश को हम लोग बहुजन राजनीति की प्रयोगशाला के रूप में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब 4 बार वहाँ पे सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी की, तो उस सरकार के दरमियान जो बहुजन महापुरुष थे, उनके इतिहास को दोबारा से वहाँ पे उकेरा गया। वहाँ पे ज्योतिबा फूले नगर बनाया गया, वहाँ पे साहूजी महाराज नगर बनाया गया, वहाँ पे संत कबीर नगर बनाया गया, वहाँ पे सिद्धार्थ नगर बनाया गया, वहाँ पे कौशाम्बी बनाया गया, श्रावस्ती बनाया गया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपने बहुजन आंदोलन से जुड़ी चीज़ों को आगे बढ़ाया। उसी प्रकार जो बौद्धिस्ट विरासत है, बुद्धिवादी विरासत है, हमारी बुद्धिज़्म की विरासत है, उसके लिए अनेक कार्य किए गए। गौतम बुद्ध नगर का निर्माण वहाँ पे किया गया, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बनाए गए, गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज बनाए गए। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे वो कार्य जिनके द्वारा हमारे बहुजन आंदोलन को, हमारी बौद्धिक विरासत को उकेरने का प्रयास किया गया और बहुत कम समय में ही उत्तर प्रदेश को बौद्ध प्रदेश के रूप में मान्यता स्वीकार हो गई। बौद्ध प्रदेश बनने का एक अपना एक अलग इसका महत्व हो जाता है, एक कल्चरल इंपॉर्टेंस इसकी डेवलप होती है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी जा रहे हैं, खासतौर पर लखनऊ, नोएडा जैसे शहरों में जाते हैं, तो आपको ये एहसास होता है कि आप अपने महापुरुषों के नगर में हैं, आपकी विरासत वहाँ पे हमें सीधे सीधे नज़र
आती है। इसलिए राजनीति तो चल रही है, लेकिन राजनीति के साथ साथ जब आप वैचारिक राजनीति करते हैं, अपने महापुरुषों की राजनीति करते हैं, अपने लोगों को, जैसे एक और महत्वपूर्ण कार्य है इस सरकार का रहा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार का रहा, कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने का प्रयास किया। 30% रिजर्वेशन उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में दिया। उसी तरीके से जो सरकारी ठेके हैं उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी को रिजर्वेशन देने का प्रयास किया गया, उसको लागू किया गया। तो सरकारें अगर आपके पसंद की हैं, सरकारें अगर आपके सरोकारों की हैं, तो फिर वो आपकी सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक विरासत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आपकी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये व्यवस्था तभी लागू हो सकती है जब संसद में, विधानसभाओं में आपके अपने प्रतिनिधि पहुंचे, संसद विधानसभाओं में आपके दल के लोग पहुंचे, आपकी सरकारें वहां पे बने। अगर आप सिर्फ वोटर बने रहेंगे, जैसा कि बाबा साहब कहते हैं, लोकतंत्र में वोटर बने रहने का कोई खास महत्व नहीं है। आपको सिर्फ वोट डालने वाला ही नहीं बनना है, बल्कि शासककर्ता जमात बनना है। अगर आप शासककर्ता जमात बनते हैं तो फिर आप व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। अदरवाइज व्यवस्था में छोटा मोटा आप सुधार करके वहीं पर रुक जाते हैं। माननीय कांसीराम साहब जब इस बात को कहते हैं कि हमारा अंतिम उद्देश्य भारत में शासन करना है, तो वो कहते हैं कि हमारा अंतिम उद्देश्य भारत में शासन करके सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का विचार उसको स्थापित करना। और ये विचार तभी स्थापित किया जा सकता है जब सम्राट अशोक के सपनों के जैसा भारत बने, सम्राट अशोक के जैसा भारत बने। और सम्राट अशोक के भारत को आप जानते हैं कि वहाँ पे प्रजा खुश थी, वहाँ पे आम आदमी खुश था, वहाँ पे किसी प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं थी, किसी प्रकार का कट्टरवाद नहीं था। उस समय पे भारत को दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत अपने स्थान को दुनिया में, भारत का जैसे व्यापार बहुत ज़बरदस्त था, लगभग 1/3 व्यापार उस समय पे दुनिया में पूरा जीवन लगाया है। राजनीति वास्तव में कुछ नहीं है अगर ये समतामूलक समाज को स्थापित करने का प्रयास नहीं है। पॉलिटिक्स ऑफ चेंज, जब तक आप पॉलिटिक्स ऑफ चेंज नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, जो जातीय व्यवस्था है, जो अन्याय, अत्याचार, अपमान की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तोड़कर आप समतामूलक समाज की स्थापना करिए। आप ऐसी व्यवस्था लाइए जहाँ पे सभी व्यक्ति प्रसन्न रह सकें, सभी व्यक्तियों के रोजगार की व्यवस्था हो सके, सभी व्यक्तियों के मान सम्मान की सुरक्षा हो सके, सभी समुदायों को किसी प्रकार का भय ना हो, एक भय मुक्त शासन होना चाहिए, एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए, एक सम्मानजनक व्यवस्था होनी चाहिए। और इसकी स्थापना के लिए लोगों को अपनी विचारधारा से संबद्ध दलों को आगे बढ़ाना चाहिए। भारत में अगर इस समय पे कोई एक व्यक्ति पूरी की पूरी विचारधारा को लागू करने के लिए बहुत शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से, चाहे आप उत्तर प्रदेश को देख लें, चाहे आप बिहार को देख लें, चाहे आप महाराष्ट्र को देख लें, चाहे आप और दूसरे लोगों को देख लें, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से आज लोग इस सरकार को कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उस सरकार को हटा के दूसरी सरकार को लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें एक नाम जो बहुत मजबूती के साथ सामने आ रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उन्होंने ज़बरदस्त घेराबंदी की है बीजेपी की। बीजेपी इस समय पे उत्तर प्रदेश में लगभग घिर गई है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अपने 73 सांसद जो वहाँ पे थे उनको वापस लेके आए, उनके अनेकों सांसदों के टिकट काटे जा रहे हैं। कोई व्यक्ति जो है अब इस बात को शिद्दत के साथ नहीं कह सकता, विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि बीजेपी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की स्थिति में है, क्योंकि वहाँ पर दलित्स का, मुस्लिम्स का और बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी का, जिनकी संख्या लगभग 75% उत्तर प्रदेश के अंदर है, उनका एक मजबूत गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी एक भी लोकसभा की सीट नहीं है जहाँ पर SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ की संख्या 50% से कम हो, और ये कहीं कहीं पे 75% भी जा रही है। अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है, आप इस चीज़ को इस रूप में देख लीजिए कि 2014 का जो चुनाव हुआ, 2014 के चुनाव में इन दोनों लोगों को लगभग 42% वोट मिला था, लेकिन 2017 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, इन लोगों को 45% के आसपास वोट मिला। अगर वो 45% वोट भी ये इंटेक अपना रखते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी बीजेपी को परास्त कर देगा। और यहाँ तक
आंकड़े बता रहे हैं कि अगर 2-4% वोट भी बीजेपी का कम हो गया तो उसको 1-2 वोट मिलने के भी लाले पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वोट प्रतिशत फिर हर जगह, हर विधानसभा में, हर लोकसभा के अंदर 50% से ज़्यादा हो जाता है, और 50% अगर हो जाता है तो किसी भी दूसरी पार्टी के जीतने की संभावनाएं 0 हो जाती हैं। और यहाँ पे तो सिर्फ 2 पार्टियाँ काम नहीं कर रही हैं, यहाँ पे तो 4-6 पार्टियाँ लड़ रही हैं। इसलिए अगर एक दल के पास या एक गठबंधन के पास 45 से 50% वोट की श्योरिटी हो रही है तो फिर उसको पछाड़ना लगभग नामुमकिन हो जा रहा है। इन परिस्थितियों में लगता है कि ये जो गठबंधन है वो 60-70 सीटों के आसपास अपनी जीत सुनिश्चित कर सकता है, और एक ब्लॉक के पास अगर 60-70 सीटें हैं तो गैर बीजेपी, गैर भाजपा दलों में सबसे बड़ा दल होगा। और क्योंकि एक अनुभव की बात है, बहन कुमारी मायावती एक बहुत ही कुशल प्रशासक के रूप में जानी जाती हैं। जानते हैं कि उनके राज्य में जब उनकी सरकार थी एक बार भी वहाँ पे कोई दंगा नहीं हुआ। उनके वहाँ पे जो अपराधी हैं वो सब आमतौर पे जेलों में बंद हो जाते हैं या प्रदेश की सीमाओं से बाहर हो जाते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत शिद्दत के साथ कार्य करती है। इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि उनका 4 बार का मुख्यमंत्री बनने का जो अनुभव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं उनके चांसेस मजबूत होते जा रहे हैं, उनको ज़्यादा लोगों का समर्थन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि और दूसरे जो साथी हैं, चाहे वो साउथ से हों या पूर्वी भारत से हों, सब लोगों का अनुभव उनके सामने थोड़ा कम है। और एक महिला होने के नाते, एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करने के नाते उनकी संभावनाएं, उनकी स्वीकार्यता ज़्यादा अच्छी है। आज चाहे नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, वो इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मायावती नरेंद्र मोदी को बहुत मजबूती के साथ टक्कर दे सकती हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन सफल होता है, जिसके की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ये सरकार बदल के रहेगी। क्योंकि इस सरकार के अंदर कई प्रकार से लोगों के अंदर ज़बरदस्त असंतोष की भावना फैली। तबके से निकल के आए हैं आप, कमज़ोर तबके से निकल के आए हैं, आपका जातीय उत्पीड़न हुआ है, तो फिर आप उससे निजात पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप प्रिविलेज क्लास से हैं, आप ब्राह्मणी की क्लास से हैं, तो आपको लगेगा कि जाति व्यवस्था तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, जाति व्यवस्था की तो कोई समस्या ही नहीं है। इसलिए जाति व्यवस्था के खिलाफ आज तक किसी प्रकार का कोई आंदोलन इस देश में नहीं हो पाया। लेकिन जब आप में से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, जब 2007 में बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी, तो उस समय पे उत्तर प्रदेश के हर जाति के लोगों की लाइन लग गई। वो बहन जी के पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहता था। ये वास्तव में उस सत्ता की, उस ताकत की बदौलत हुआ जहाँ पे बहन जी जाके बैठी। अदरवाइज तो बहन जी पहले भी थी और बाद में भी है। ये सत्ता का फ़र्क होता है। आप सत्ता के द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों को ख़त्म कर सकते हैं, समाज में जो अन्याय अत्याचार है उस पर आप मजबूत चोट कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो आप हज़ारों साल तक लड़ते रहेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 2500 साल से जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष हो रहा है, लेकिन जाति व्यवस्था जो की तो बनी हुई है। क्योंकि जिनके पास राज्य है, जिनके पास राज सत्ता है, उन्होंने जाति व्यवस्था को ख़त्म करने का प्रयास नहीं किया। मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे कि जाति व्यवस्था को अगर ख़त्म करना है तो आपको हुक्मरान समाज बनना पड़ेगा। हुक्मरान समाज ही जाति व्यवस्था पे निर्णायक चोट करके उसको ध्वस्त कर सकता है। और ये अवसर आपके सामने फिर आ रहा है कि आप जाति व्यवस्था से निजात पाना चाहते हैं, अगर आप अन्याय अत्याचार से निजात पाना चाहते हैं, अशिक्षा और गरीबी से भी निजात पाना चाहते हैं, तो उन सरोकारों को सामने लाने वाले लोगों को जिताइए, उन पार्टियों को जिताइए जो इन पे काम कर सकें, जो आपके अपने समाज की हों, जो आपकी अपनी विचारधारा की हों। नहीं तो आप बीजेपी को हटा के कांग्रेस को ले आएंगे, कांग्रेस को हटा के बीजेपी को ले आएंगे, और ये बारी बारी से आप पे शासन करते रहेंगे। क्योंकि आज आपको बीजेपी पसंद नहीं है तो कांग्रेस आ रही है, कल आपको कांग्रेस पसंद नहीं होगी तो बीजेपी आ जाएगी। ये मनुवादी पार्टियों की आपस में नूरा कुश्ती होती रहती है। इसमें बहुजन समाज पिसता रहता है। बहुजन समाज को अपने कदमों पे खड़े होकर, अपने पैरों पे खड़ा होकर, अपनी विचारधारा के सहारे, अपने नेतृत्व के सहारे, अपने संगठन के सहारे, अपने झंडे के सहारे बाबा साहब के सपनों का प्रबुद्ध भारत बनाना चाहिए। ये तभी संभव है जब हम अपनी वोट का इस्तेमाल बहुजन समाज के जो दल है उनको आगे लाने का प्रयास करें। और इस आज की परिस्थिति में कम से कम जो हमारे
बहुत, क्योंकि राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक क्रांति लाने के लिए आपको बहुत लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं होती, तुरंत आप इसको इंश्योर कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ती है, कल्चरल चेंज के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ती है, पॉलिटिकल चेंज के लिए आपको ज़्यादा लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पोलिंग बूथ पे जाना और वहाँ पे अपनी पसंद के व्यक्ति को वोट डालना है, तुरंत चेंज आपके अंदर आ जाएगा। और ये अगर समाज के स्तर पे होता, पूरा समाज इकट्ठा होकर इस काम को करता है, तो फिर बहुत बड़ा इसका प्रभाव समाज पे भी पड़ता है, धर्म पे भी पड़ता है। क्योंकि जब आप सत्ता में आते हैं तो आप अपनी पसंद से गौतम बुद्ध नगर बना सकते हैं, आप अपनी पसंद से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, आप श्रावस्ती बना सकते हैं, आप कौशाम्बी बना सकते हैं, आप लुम्बिनी में विश्वविद्यालय बना सकते हैं, तो कुशीनगर में विश्वविद्यालय बना सकते हैं। इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सत्ता वो महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके सहारे आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और जैसा समय आज चल रहा है, जो ताकतें आज सरकार में मौजूद हैं वो संविधान को ध्वस्त करना चाहती हैं, SC ST OBC के प्रतिनिधित्व को ध्वस्त करना चाहती हैं, तो उनको पछाड़ने के लिए, उनके मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको सत्ता से बाहर करके आप अपनी ताकत को मजबूत करें और खुद इस देश के राजकाज को अपने हाथ में लें।